नमस्कार, मैं हूं ऋचा अमृत। हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं। हम सब अपने सक्सेस को दुनिया के साथ बांटना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि देखो हमने कितना अच्छा काम कर लिया। और हम सब अपने जीवन के फेलियर्स को दुनिया से छुपाना चाहते हैं। लेकिन आज जिंदगी विद ऋचा में जो मेरे मेहमान हैं वो एक डॉक्टर हैं, एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सरोज दुबे। जानते हैं उन्होंने क्या किया? एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा फेलियर होता है उसके पेशेंट की जान चली जाना। डॉक्टर दुबे के जीवन में भी ऐसा एक फेलियर आया, लेकिन उन्होंने उस फेलियर को दुनिया से छुपाया नहीं, बल्कि उस फेलियर को एक जरिया बनाया, ना सिर्फ अपने आगे की यात्रा का, बल्कि एक किताब लिखने का। और उस एक्सपीरियंस के बाद उनकी जो किताब तैयार हुई है उसका नाम है RX फॉर रेजिलियंस। डॉक्टर सरोज दुबे, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा। थैंक यू सो मच ऋचा, एंड मैं बहुत ही ऑनर्ड हूँ आज, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी विद यू। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपके वर्क का यू आर एन इंस्पिरेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, जो मैंने सबसे शुरू में कहा, जब मैंने आपकी किताब देखी, पढ़ी, या आप इसकी सबसे पहली कहानी पढ़ी, तो मुझे सबसे पहले यही ख्याल आया जो मैंने अभी कहा कि हम में से कोई भी अपनी कोई हार या अपना कोई फेलियर किसी को नहीं बताना चाहते, बल्कि ऐसा लगता है जिसको पता है उससे भी छुपा लो। क्यों आपने किताब लिखी और इसमें कन्फेस कर दिया अपना सबसे बड़ा फेलियर? और फिर उसके बाद मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को बताएं उस फेलियर के बारे में। बिल्कुल। तो एक्चुअली ऋचा, ये जो एपिसोड हुआ था कुछ साल पहले हुआ था, जहाँ पे एक पेशेंट, एक यंग लेडी आई थी जिसको बाइल डक्ट में, जो गॉल ब्लैडर के साथ नली होता है, उसमें स्टोन्स थे। तो और उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं थे, लेकिन उसको निकालना था। तो उसको हम एक एंडोस्कोपिक तरीके से निकालते हैं, जो ERCP बोलते हैं। तो उसके लिए वो आई थी और मेरे लिए वेट भी की थी। मैं उस समय कॉन्फ्रेंस में बाहर था, बार्सिलोना में। वो 10 दिन तक वेट की कि मैं आऊँगा और उसके बाद वो करेंगी, क्योंकि किसी ने रेफ़र किया था। और हमने उसको लिया और रूटीनली वो, जैसे एंडोस्कोपिक ये सर्जरी होना था, अराउंड आधे घंटे में वो प्रोसेस हो गया। उसके बाद लेकिन पेशेंट डेवलप्ड सीवियर पेन, और ऐसा होता है काफ़ी बार ना, ये होता है। लेकिन उनका पेन थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस था, तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आफ्टर ERCP। तो हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया। देन वी फाउंड कि वो एक इंटेस्टाइन में एक लीकेज थी ना, जिसको हम परफोरेशन बोलते हैं। ऐसा एक रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन हो सकता है 1 to 2% में होते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो हमने सर्जन्स को भी कंसल्ट किया, उनको पिक्चर में बुलाया, एंड यही डिसाइड हुआ कि इसका सर्जरी हो जाए। फिर उसका सर्जरी भी हुआ विदिन 24 आवर्स समहाउ, लेकिन पेशेंट केप्ट ऑन डिटोरिएटिंग। उसके बाद भी, सर्जरी के बाद यूजुअली इम्प्रूव करना चाहिए था, क्योंकि उसको रेक्टिफाई किया था, लेकिन वो डिटोरिएट करते गई, वेंटिलेटर में गई, एंड अल्टीमेटली शी आफ्टर 3 weeks शी पास्ड अवे। अब ऐसा था कि एज अ डॉक्टर आपको पता होगा कि ये चीज़ें हमें फेस करना पड़ता है। वी हैव टू डील विद कॉम्प्लिकेशंस, और ऐसा होता है, एंड वी हैव टू मूव ऑन कि चलो आगे करें। पर समाव ऐसा था कि उस समय मैं वैसे भी कुछ इंट्रोस्पेक्शन मोड में था, कुछ मेडिटेशन, माइंडफुलनेस कर रहा था। कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, सम क्लोज रिलेटिव्स की डेथ। तो शायद ग्राउंड फर्टाइल था, ज़मीन उपजाऊ थी, कि उस समय कुछ ऐसा झटका लगे जिससे इट मेड मी इंट्रोस्पेक्ट कि एक दिन में अचानक एवरीथिंग काइंड ऑफ कोलैप्स्ड फॉर मी। क्योंकि एक सक्सेसफुल एफिशिएंट डॉक्टर का जो इमेज था, जो कि सालों लगे, मतलब आप समझो 15-20 साल लगते हैं, है ना, और सडनली बहुत सारे सवाल उठे। पेशेंट्स के रिलेटिव्स बहुत ये थे कि कैसे हुआ, पेशेंट तो ठीक ठाक आई थी, एंड ये हुआ, आपको ठीक करना था, एंड शी डाइड। मैनेजमेंट की तरफ से था, सोशल मीडिया का भी उस समय काफ़ी ये था, तो बहुत सारी चीज़ था। एंड सडनली आई फेल्ट कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हाउ डिड इट सडनली हैपन। एंड उस समय एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि दिस, ऐसा चीज़ तो कभी भी हो सकता है किसी के साथ। हम लोग सुनते हैं कि लोग जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, पूरा फैमिली दे डाइड, और मे बी 3 की मौत हो गई, 1 सर्वाइव किया, कुछ भी होता है। तो एक बबल में हम लोग रहते हैं, कभी भी वो बबल कोलैप्स कर सकता है। और वो क्वेश्चन मेरे में आया कि क्या कुछ भी परमानेंट है? अगर सब कुछ रह जाता है, सारे लेबल्स हट जाते हैं, तो इज समथिंग स्टिल देयर, डज समथिंग रिमेन, क्या रहता है? और इस जर्नी में मैं निकला,
और ये जर्नी आई वुड से अराउंड 8-10 ईयर्स हुआ, जिसमें बहुत सारे मैंने टीचर से मिले, गुरु से मिले, अपना मेडिटेशन था, और वही सब मैंने फाइनली बुक। तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्यों इस फेलियर को मैंने लोगों के सामने, एक और पेमा चौधरी है, एक बुद्धिस्ट नन, उसके टीचिंग्स मुझे बहुत पसंद है। वो कभी जब उनका ना अचानक सडनली डाइवोर्स हुआ था, वो अभी भी ये करते हैं कि अचानक शाम को उनके हस्बैंड आए, उनको गाड़ी का आवाज़ सुनाई दिया, बंद हुआ, वो आए और अचानक उनको बोले कि आई एम हैविंग एन अफेयर, आई वांट अ डाइवोर्स। सडनली अचानक 1 मिनट में उसका सारा ये कोलैप्स कर गया। तो उसे, जब वो भी एक काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस में थी, तो किसी ने उसे बताया था कि डोंट ट्राई टू अवॉइड व्हाट इज हैपनिंग टू यू, उसको अवॉइड मत करो, उसको फेस करो, एंड जब आप इससे उबर जाओगे तो उसको शेयर करो लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में मेरा था कि आई हैव टू एम्ब्रेस दिस होल प्रोसेस, इसको पूरे तरह से महसूस करना है, और अगर इससे मुझे कुछ क्लैरिटी मिलती है, कुछ इंसाइट्स मिलता है, तो मुझे इसे लोगों के साथ शेयर करना है, सो दैट इट मे हेल्प समवन। अमेजिंग। पर डॉक्टर साहब, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ होगा कि किसी पेशेंट की डेथ हुई होगी? डॉक्टर्स तो इस चीज़ के लिए, मतलब मैं तो एक डॉक्टर की बेटी हूँ, बिल्कुल, डॉक्टर्स के लिए तो ये बहुत कॉमन बात नहीं होती सैडली, बट कि हाँ एक पेशेंट था, वो नहीं सर्वाइव कर पाया। सो ये एक पर्टिकुलर डेथ ने क्यों आपको इतना ट्रिगर कर दिया? तो इसका मैं बहुत बार सोचा, उसके बाद बहुत लोगों ने पूछा भी कि ऐसा क्या था। तो जैसे मैंने कहा कि आई थिंक इट इज़ ग्रेस। कभी कभी ना कोई छोटे इंसिडेंट होते हैं, ये तो खैर बहुत बड़ा इंसिडेंट था, कभी कभी छोटे इंसिडेंट्स भी होते हैं जिससे आपको वो काइंड ऑफ झंझोर के रखता है, और आपको पूछने में मजबूर करता है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज परमानेंट, व्हाट इज टेम्पररी। ये तो एक बड़ा इंसिडेंट था, तो वो कहीं ना कहीं ग्रेस है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ समय से ये एक काइंड ऑफ एक इंक्वायरी और इंट्रोस्पेक्शन चल रहा था, पर अब जैसे होता था, वो क्वेश्चन आया, फिर लगता था अच्छा चलो इसके लिए टाइम है, बाद में करेंगे, अभी थोड़ा और सेटल हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, तब में भी मैं इस पे और सोचूंगा और करूंगा, क्योंकि फिर नॉर्मल काम में आप बिजी होते हैं। जब ये हुआ, देन इंट्यूटिवली मुझे लगा कि आई हैव टू बी टोटली प्रेजेंट टू व्हाट इज हैपनिंग, टोटली प्रेजेंट टू ऑल द इमोशंस। जो भी भावनाएं हैं, जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ, उसको अवॉइड ना करें, उसको एम्ब्रेस करें। और उस फियर जो है, जो बहुत ज़्यादा डर था उस समय, मतलब और सारे जो फीलिंग्स थे, एक सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक, और सबसे ज़्यादा डर, डर था लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, मेरा आगे का कैरियर क्या होगा, समथिंग, सो मेनी थिंग। बट आई न्यू, और जो भी मैंने पढ़ा था और जो भी ये किया, कि अनलेस मैं उस फियर के कोर को नहीं एंटर करूँगा, then I'll never be able to transcend it। And मुझे लगा कि जैसे एक और ये था saying, I think पेमा का ही, कि until you face something, it will come over and over in your life, until you face something completely। तो मुझे somehow ये लगा, और अगेन ये ग्रेस ही था, कि ये लगा कि मुझे इस फियर को अगर इसके आगे जाना है, if I want to find what is fearless in me, वो जो अभय है, वो क्या, अगर मुझे ये करना है, तो आई हैव टू एंटर द कोर। एंड मैं वही किया, एंड मैं उस फीलिंग्स के साथ रहा, ऑल दोज फीलिंग्स ऑफ फियर एंड सैडनेस, हार्ट ब्रेक, उसके साथ रहा। और इनफैक्ट मैंने बुक में भी ये लिखा कि एक दिन जब मैं बैठा था ये सब अपने जस्ट सिटिंग विद ऑल द फीलिंग्स, तो उस इंटेंस फियर और फीलिंग्स के अराउंड एक स्पेस डेवलप हुआ, एक काइंड ऑफ अ वेरी स्टिल स्पेस विच वाज वेरी पीसफुल। और मुझे अचानक लगा ये क्या हो रहा है। वैसे तो मैं बहुत डरा हूँ और बहुत सैड हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, पर इतना मैं काइंड ऑफ हाउ एम आई फीलिंग सो काम। एंड देन आई रियलाइज कि यही है जो हम स्क्रिप्चर्स और सब में पढ़ते हैं, जैसे इवन बाइबल में लिखा है, द पीस दैट पासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग, जो मतलब आपको समझ में नहीं आता कि वो पीस क्या है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इतने समय में, इतने सालों में, वो स्पेस एक्चुअली बढ़ता गया एंड वो एनलार्ज हो गया। और आई रियलाइज एट सम लेवल कि
वो एक्चुअली हमारा ट्रू जो अस्तित्व है, जो नेचर है। ये जो सारे इमोशंस आप कह रहे थे, इसमें गिल्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ रही होगी कि मेरी वजह से किसी की डेथ हो गई। वो एक्चुअली आई वुड से फियर और गिल्ट, ये दोनों सबसे ज़्यादा था, क्योंकि एक यंग पेशेंट, उसका यंग फैमिली, छोटा बच्चा, वो आए अपने आप को काइंड ऑफ मेरे हवाले करने के लिए। और सबसे जो मुझे उस समय ट्रॉमेटाइज कर रहा था कि वो आए थे जब मैं ये बार्सिलोना जाने के पहले, और मैंने कहा कि मुझे 1 वीक लगेगा और ये एक रूटीन केस है, मैं अपने कोलीग को बता दूंगा, वो कर लेंगे। और मैं अपने कोलीग को बताया भी था, और मुझे ये था कि वो हो गया। जब मैं वापस आया तो जब ओपीडी में पहला पेशेंट यही थी, और बड़े मुस्कुराते हुए बोले, नहीं डॉक्टर साहब, हम तो आपके लिए ही वेट कर रहे थे कि आप आएंगे, क्योंकि हमें बताया गया था कि आपको ही ये करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, नेक्स्ट डे ही रखा। तो वो एक गिल्ट था कि मेरे कारण एक काइंड ऑफ फैमिली कोलैप्स कर गई और उनका ये हुआ। सो दैट वाज अ वेरी बिग फीलिंग। और बाद में मैं जब इसको जो ये प्रेस्क्रिप्शन फॉर रेजिलियंस है, तो रेजिलियंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सेल्फ कंपैशन है। क्योंकि क्या होता है कि नॉट ओनली डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अदरवाइज भी हम लोगों के, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ तो बहुत कंपैशनेट रहते हैं। वी ट्रीट देम वेरी काइंडली और बहुत जेंटली। अगर कोई दुखी है तो बोलते हैं नहीं सब ठीक होगा। पर हम अपने आप से बहुत बार बहुत हार्श होते हैं, एंड वी हम बोलते हैं नहीं, तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा किया, या कुछ कोई और करता तो ठीक होता है। तो आई रियलाइज ऑल्सो कि सेल्फ कंपैशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हीलिंग में। एंड साथ साथ ऑफ कोर्स वो गिल्ट के साथ बैठना, उस फियर के साथ बैठना, बट एट द सेम टाइम आई वाज एबल टू आल्सो गिव माई सेल्फ दैट सेल्फ कंपैशन कि देखो, जो होना था वो हुआ, तुम्हारे देयर इज नो नेग्लिजेंस, ये एक तरह से होना था, एंड यू हैड टू डू इट। आपकी तरफ से कोई गलती नहीं थी उसमें? कोई गलती नहीं थी, कोई नेग्लिजेंस। जैसे एक रूटीन केस होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस तो कभी भी हो सकते हैं, इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स। और बाद में, इसके बाद जैसे बहुत सारे मेरे डॉक्टर कोलीग्स, वो लोग बहुत, एक तो ये थे, खुश थे कि मैंने लिखा है इसको, क्योंकि बोले कि दिस इज अ हिडन सीक्रेट काइंड ऑफ, ना एवरी डॉक्टर फेसेस इट। लेकिन कोई इस पे बात नहीं करता है, क्योंकि फेलियर्स के बारे में क्यों बात करें। बट आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि हम अपने वल्नरेबिलिटीज को अगर गले लगा लें, अगर उसको एम्ब्रेस करें, तो वो हमारा स्ट्रेंथ है। और ब्रेने ब्राउन है, आपने सुना होगा, उसका एक बहुत अच्छा टेडेक्स टॉक है, द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। सो हमारा जो वल्नरेबिलिटी, हम यही सोचते हैं हमारी कमी जो भी है उसको छिपाओ, हटाओ, लिपापोती करो, somehow try to this thing. But when we are there, bare ourselves totally, then we realize कि we are all so common. फिर आपको बहुत लोग बोले, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ये हुआ, मैं तो बस उसको झेलता रहा एंड ये करता रहा। अपने सारे सीनियर्स, कोलीग्स, बहुत लोगों को मैंने फ़ोन किया, क्योंकि जनरली ये सब बात छिपाते। तो मैंने बोला, नहीं देखो, ऐसा हुआ, मैं बहुत ही दुखी हूँ और ऐसा हुआ है। एट दैट टाइम द पेशेंट वाज स्टिल अलाइव। मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं। एक अ लॉट ऑफ देम सेड कि सरोज, वी अंडरस्टैंड क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, हमारे साथ भी हुआ है, मैं आता हूँ। काफ़ी लोग आए भी, जस्ट गिविंग अ सेकंड ओपिनियन, जिससे कि एटलीस्ट अटेंडेंट्स को लगे कि हाँ, ये सब ठीक है। तो व्हाट आई ऑल्सो रियलाइज्ड बाद में कि व्हेन वी आर विलिंग टू, वन इज विलिंग टू आस्क फॉर हेल्प। हम बहुत बार हेल्प नहीं मांगते, और जो भी हम इतने अनफॉर्चुनेट सुसाइड्स के बारे में सुनते हैं, अगर वो लोग एक बार अगर एक आवाज देते तो कहाँ से, आपके नजदीकी तो छोड़िए, पीपल फ्रॉम फार ऑफ वुड से कि अरे मुझे पता होता कि इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसको इमोशनल प्रॉब्लम है, हमें तो पता ही नहीं था। बिकॉज वी डोंट आस्क फॉर हेल्प, हमें लगता है लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। सो आई फील कि वल्नरेबिलिटी इज आवर स्ट्रेंथ, ये हमारा सबसे बड़ा साथी है। एंड द विलिंगनेस टू आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगना, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। और हम लोग एक्चुअली वी आर मोर सिमिलर दैन डिसिमिलर। हमें बहुत बार लगता है ना कि एक हम हैं और एक दूसरा है ना, वो है, हमें अपने फैमिली है और ये, और सब अलग है। बट एक्चुअली रिचा, द अमेजिंग पार्ट इज कि वी आर सो सिमिलर इन आवर थॉट्स। तो हमारे वही तो थॉट्स है हमारे, फैमिली के बारे में ये करना, उनको सेव करना, फाइनेंशियली ये करना, अपना हेल्थ ये ठीक करना,
जस्ट वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, सब लोग की तो यही कॉमन चीज़ है। पर somehow when we are lost in our minds and you know अपने हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि सब वो अच्छा वो तो बहुत खुश लग रहा है या वो है और हमारा डिफरेंट एक लाइफस्टाइल है, बट वी आर वेरी सिमिलर। एंड यही मेरा फाइनली मतलब एक तरह से कंक्लूजन था कि यू नो वी आर ऑल कनेक्टेड, वी नीड ईच अदर ऑल्सो, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। यू नो एक जैसे एक लाइन था मार्क नेपो का, देयर इज अ फिलामेंट ऑफ बीइंग इन ऑल ऑफ अस। यू नो वो एक बीइंगनेस जो है वो सब में है और वो सबको मानता है। पर होता क्या है, और इसीलिए मैं जैसे ना ये वर्तमान अबाउट माइंडफुलनेस क्या होता है कि वी वेरी ऑफन गेट लॉस्ट इन आवर थॉट्स एंड वरीज एंड ऑल, और हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं एंड वी स्टार्ट फीलिंग डिसकनेक्टेड विद अदर्स एंड विद आवरसेल्व्स। सो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नो जस्ट रियलाइजिंग हाउ मच सिमिलर एंड कनेक्टेड वी आर। तो पहले तो आपने अपनी जर्नी शुरू की, राइट? आपका जो सफ़र था कि अपनी हीलिंग करनी है, वो कैसे शुरू हुआ? आप, क्योंकि मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि ये किताब ना आपकी एक निचोड़ जैसी लग रही है मुझे, और पता नहीं शायद दुनिया भर की सारी मोटिवेशनल सेल्फ केयर या सेल्फ हेल्प बुक्स जिसको बोलते हैं, उन सब का एक आपने निचोड़ दे दिया कि अगर मैं वो सारी किताबें नहीं पढ़ सकती तो मैं आपकी एक किताब पढ़ लेती। बट डिड यू रीड ऑल ऑफ दीज बुक्स, या पहले आप मेडिटेशन में गए, या पहले मतलब क्या किया आपने वो जर्नी? क्योंकि मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे साथ कई बार हम सबके जीवन में होता है, कहीं कोई दिक्कत आई, परेशानी आई, चाहे कोई रिश्ता टूट गया, रिजल्ट खराब हो गया, कुछ भी हो गया, नौकरी नहीं लगी, हमें समझ नहीं आता कि अगर हम अपनी सेल्फ केयर या सेल्फ हेल्प करना भी चाहते हैं, वेयर डू वी स्टार्ट? बिल्कुल। सो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने इतने लोगों का यू नो सो मेनी, और मैंने इसमें कमेंट भी किया कि आई हैव बीन अ सेल्फ हेल्प जंकी, है ना, कि मुझे कुछ भी यू नो मिल जाता है। बहुत लोग बोलते हैं अरे सेल्फ हेल्प बुक में क्या है, यू नो हमें सब पता है, वो सब हमारे अंदर है, पता होता है, लेकिन एक रिमाइंडर इज ऑलवेज गुड, एक रिमाइंडर यू नो समथिंग। और बहुत बार एक लाइन कहीं से, एक पैराग्राफ अगर आप पढ़ ले तो इट कैन यू नो जस्ट चेंज यू। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम, ये सब इंसिडेंट के बहुत पहले, मैंने एकहार्ट टोल का पावर ऑफ नाउ पढ़ा था, और उसमें एक वो लाइन था, यू आर नॉट योर थॉट्स, आप अपने विचार नहीं हैं। और उस समय मुझे एक यू नो झटका सा लगा, बोले व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, इफ आई एम नॉट माई थॉट्स तो मैं हूँ क्या? क्योंकि मेरा आइडेंटिटी मेरे सारे थॉट्स से ही थे। अब जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, एक स्टूडेंट है, इतने टफ एग्जाम्स पास किए, तो एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू माय थिंकिंग, तो मुझे लगा कि थॉट्स ही तो है। फिर जब मैं उसको पढ़ने लगा, एंड देन व्हेन ही मेंशन्ड एंड गिव एक तरह से एक पॉइंटर दिया कि यू आर दैट विच इज अवेयर ऑफ थॉट्स, जो थॉट्स को देख रहा है, एंड यू आर डीपर देन दैट। अब वो है जो कि अपने थॉट्स और इमोशन से डीपर है, यू नो। सो दैट वाज एक तरह से एक स्टार्टिंग पॉइंट था, और वहाँ से मैंने थोड़ा सा अपना माइंडफुलनेस और मेडिटेशन चालू किया, तो वो चल रहा था। और जब ये सब हुआ, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने पढ़ा और समझा था, दो चीज़, कि जो भी हो रहा है उसको रिजेक्ट नहीं करना है। जो भी मेरे साथ हो रहा है अंदर, यू नो इनर टर्मोइल जो भी है, उसको रिजेक्ट नहीं करें, एम्ब्रेस करें, एंड व्हेन आई एम टोटली यू नो उसको प्रेजेंट होके और उसको यू नो गले लगा लेते हैं, देन दैट स्पेस विल बी क्रिएटेड, एंड इट हैपेंड। दूसरा ये था कि टीचर्स से मैं बहुत मिला। अच्छा। ना मैं जगह जगह, जैसे ये एकहार्ट टोल से तो मिल नहीं पाया था क्योंकि वो तो यूएस में थे, बट रूपर्ट स्पैरामूजी, बहुत सारे टीचर्स थे, और बहुत बार नहीं मिल भी पाता था, तो उनके यू नो टीचिंग्स और ये सब पढ़ता था। एंड देन व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि द ओनली वे आउट इज थ्रू। हमें इस यू नो इस होल सिचुएशन के थ्रू ही हमें जाना पड़ेगा, एंड देन विल गो आउट। मतलब एक्सेप्टेंस सबसे पहले। एक्सेप्टेंस, यू नो एक्सेप्टेंस, और उससे भी बढ़ के एक स्टेप आगे है सरेंडर, यू नो। और सरेंडर एक्चुअली एक हम उसको एक पैसिवली मानते हैं बहुत बार। जब हम सरेंडर सोचते हैं ना, लगता है कि सरेंडर मैंने गिव अप करना, पर एक्चुअली सरेंडर इज अ वेरी डायनामिक प्रोसेस, है ना। सरेंडर के लिए, सरेंडर इज एक्चुअली इनर फिनोमेनन, वो अंदर का समर्पण होता है कि सरेंडरिंग टू ऑल द फीलिंग्स, एंड
when you surrender and accept कि ये जो हुआ है, then you are not resisting anything, आप resist नहीं कर रहे हो। और हमारा सबसे ज़्यादा जो सफरिंग है वो रेजिस्टेंस है। सपोज एक अभी कुछ भी हो, सपोज मुझे एक न्यूज़ आए कि माई क्लोज रिलेटिव इज इल, या मुझे ही कुछ, मैं तबीयत खराब हो गई, तो जो वो इलनेस है वो तो एक चीज़ है, पर प्रॉब्लम होता है वो रेजिस्टेंस कि ओ मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं तो अपना हेल्थ का बहुत ख्याल रखता हूँ, क्यों हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसे टाइम में मुझे ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू में जाना है। सो ऑल दीज रेजिस्टेंस जो है वो हमें एक्चुअली इट पुल्स अस डाउन। एंड व्हेन वी स्टॉप रेजिस्टिंग, आप एक्सेप्ट करो, देन इट फ्रीज यू अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, और आप यू आर एबल टू एट दिस मोमेंट मुझे क्या करना है। सरेंडर का ये मतलब नहीं कि आप कुछ करना नहीं है, जैसे इस पेशेंट में भी जो भी कुछ करना था फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई ओपिनियन लेना, सर्जन को बुलाना, जो भी देखना, वो सारा चल रहा था, बट एक इनर सरेंडर था कि ये हुआ है, दिस हैड टू हैपन एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दैट इट हैज हैपन, एंड आई ऑल्सो एक्सेप्ट दैट वॉट एवर इज गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो ये जो आई वुड से दीज स्टेप्स ऑफ हीलिंग फॉर, मैं अगर कोई भी इस दौर से गुजर रहा है, जैसे आपने कहा, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई डाइवोर्स हो, सडन डेथ हो, ट्रेजेडी हो ऑफ एनी काइंड, एनीथिंग कैन हैपन। वी नो, जैसे मैंने कहा कि एक बबल है जो हमें लगता है कि हाँ ये हमारा सिक्योर है, दिस फैमिली ऐसे ऐसे रहेगा, बट वो तो एक झटके सडनली वो टूटता है। और हम द वेरी सरप्राइजिंग पार्ट रिचा इज कि हम ये रोज दिखते हैं, कहीं आप देखोगे एक एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। आप सोचिए ना, पहलगाम जो लोग घूमने गए थे उनको क्या लगा होगा। और हम हमेशा ये सोचते हैं ना, मैं कई बार सोचती हूँ, हम लोग के साथ भी होता है, बड़ी घटना नहीं छोटी में भी, काश टाइम वापस हो जाए और काश मैं अपना ये डिसीजन चेंज कर लूँ। तो मैं कई बार सोचती थी कितने लोग सब सोच रहे होंगे ना, काश पहलगाम घूमने ना जाते, काश उस दिन उस जगह ना पहुंचते। ये तो हम सबके साथ होता है, बिल्कुल, है ना। और अब सोचे पहलगाम में एक साल से वो लोग एंटिसिपेट कर रहे होंगे, सेवर कर रहे होंगे कि हम जाएंगे ये करेंगे, एंड सडनली सब कुछ हो जाता है। बट वही है कि और 3 स्टेप जो मैं इन शॉर्ट में बता सकता हूँ, जो मैंने बुक में लिखा है कि व्हेन सम बिग ट्रेजेडी हैपेंस, 3 स्टेप है जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं। 1 इज सरेंडर, आपको टोटली विदाउट रेजिस्टेंस, यू जस्ट हैव टू सरेंडर टू व्हाट इज गोइंग ऑन, rather than just thinking कि ये क्यों हुआ, अगर नहीं जाता, जैसे यही, अगर मैं नहीं जाता, नहीं, अब तो गए ना, अब गए और ये हो गया, and you have lost someone. So the most important thing is surrender. Second is presence, कि अब क्या है, अब मैं यहाँ हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, what can I do now? Rather than thinking कि अब क्या होगा या क्या नहीं होगा, अब at this present moment, वर्तमान समय में क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, what can I do now? And the third is gratitude. बहुत बार जब बहुत बड़ा कुछ ट्रेजेडी होता है, हमें लगता है कि there is nothing to be grateful, but फिर भी हमेशा जितना भी बड़ा कुछ हो, I am alive, I am still alive. Maybe मेरे बच्चे हैं या something है, there are still things to be grateful for. जितना भी कुछ हो, अगर हम still if I am breathing, then I still have something to be grateful for. So when we realize कि gratitude है for whatever is remaining, जो गया वो तो गया ही, वो तो हम surrender कर चुके, we can't do anything about it. But जो है, to be present and to be thankful for whatever is there, and then let us see कि क्या होता है। तो ये steps जो है, और एक और बहुत अच्छा TEDx टॉक है, मैं TEDx टॉक्स बहुत सुनता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा उससे इंस्पिरेशन मिलता है। आई थिंक लूसी होम्स, वो एक रेजिलिएंट एक्सपर्ट थी, न्यूजीलैंड की, है ना। शी वाज अ रेजिलियंस एक्सपर्ट एंड वो और रिसर्चर थी। उसके साथ बहुत साल पहले क्या हुआ कि हर डॉटर सडनली डाइड इन एन एक्सीडेंट। वो एक पिकनिक में गई और एंड देन शी वो बस का एक एक्सीडेंट हो गया और वो शी लॉस्ट जस्ट इन, और उनके एक और आई थिंक 2 और बेटे थे। तो शी वॉज टोटली टूट गई थी, डिवास्टेटेड थी। फिर वो खुद सोची कि ऑल दीज टीचिंग्स जो मेरे हैं, बीइंग अ रेजिलियंस एक्सपर्ट,
लेट मी सी इफ आई कैन अप्लाई इट अपने आप में। एंड उस पर वो एक टेडेक्स टॉक दी थी जो बहुत अच्छा था। उसमें ये दो तीन चीज़ ये था अगेन, अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट था अगेन अबाउट बीइंग प्रेजेंट, कि जो अब क्या मैं कर सकता हूँ, व्हाट आर द चॉइसेस आई कैन मेक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ग्रैटिट्यूड। तो जैसे आई स्टिल हैव अ हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए मुझे जीना है। और आज की डेट में मतलब वो मतलब लाखों लोग को शी गिव्स ट्रेनिंग ऑन देम। सो बहुत बार क्यों चीज़ें होते हैं, वी हैव नो आंसर। वो चीज़ें अब जैसे यही मेरे साथ हुआ, अब शायद मुझे यही लोगों को बताना था। अनफॉर्चुनेटली इस तरह से वो हुआ, बट शायद ये मैसेज कहीं ना कहीं से कन्वे करना था, तो प्रॉब्ली ये हुआ और इसी तरह ये बुक निकल आया। एंड अनदर थिंग विच ऑल्सो prompted me or motivated me to write is, एक अगेन खलील गिब्रान का सेइंग है कि द डीपर दैट sorrow carves into your being, the more joy you can contain. जितना गहरा आप वो दुख को एक्सपीरियंस करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप हैप्पीनेस भी पा सकते हैं, क्योंकि कंटेनर वही है। और मैंने देखा उस इंसिडेंट के बाद, आफ्टर सो मच टाइम, आई रियलाइज्ड कि बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स में, और मैंने एक चैप्टर भी लिखा है ऑ, वंडर एंड फ्लो, कि छोटे छोटे मोमेंट्स में और देखना। बिकॉज अब जब क्या होता है कि व्हेन यू डीपली एम्ब्रेस एनीथिंग, चाहे वो सॉरो हो या जो भी हो, तो आपका जो हार्ट है वो एक्चुअली एक्सपैंड करता है। मतलब नॉट द एनाटॉमिकल हार्ट, लेकिन वो जो एक जो भी आप बोले स्पिरिचुअल हार्ट या वॉट एवर, इट एक्सपैंड्स एंड यू देन गेट touched easily, you get moved easily, and you notice the joy and wonder in small things. अब जैसे यहाँ मैं बैठा हूँ, ये स्टूडियो इट्स सो ब्यूटीफुल, इतना अच्छा है। और ऐसे ही और मोमेंट्स हम लोग हर दिन निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से नीचे ही जाए तो छोटे 2-3 और मोमेंट्स हमें डेली मिलते हैं। किसी का पेट है, पेट का रिएक्शन है, आपके बच्चे का रिएक्शन है, आपके स्पाउस का रिएक्शन है, कुछ भी। या कभी आपको, जैसे हमें पेशेंट्स ने जैसे पहले बोलते थे, हाँ डॉक्टर साहब आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, या आपने बहुत अच्छा से ट्रीट किया, तो पहले हम लोग, मैं एटलीस्ट उसको हम लोग ब्रश साइड करते थे, नहीं नहीं ठीक है ये तुम्हें। बट नाउ आई रियली सेवर दोज मोमेंट्स, क्योंकि मतलब किसी को कहीं ना कहीं टच किया एंड आई फेल्ट गुड अबाउट इट। सो व्हाई नॉट ट्रीट दैट एज एन ऑ मोमेंट। आपने बुक्स पढ़ी, आपने गुरुज के, टीचर्स के टॉक्स सुने, आप मिलने गए, कोशिश की, उसके बाद मेडिटेशन को प्रैक्टिस में लाया, तो कौन से मेडिटेशंस आपने? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इनिशियली सब लोग कहते थे मेडिटेट करो, लेकिन अगर कोई बिगनर है, समझ नहीं आता कि क्या करें, या आंख बंद करते हैं तो थॉट्स चलते हैं पूरे समय, तो आपने हाउ डिड यू ब्रिंग पीस टू योरसेल्फ? कौन सा मेडिटेशन किया, माइंडफुलनेस में क्या किया आपने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ अबाउट मेडिटेशन। एंड बहुत बार मेरे फ्रेंड्स, पेशेंट्स बोलते हैं कि अरे मैं तो मेडिटेशन कर ही नहीं सकते, बहुत सारे थॉट्स हैं। तो जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है वो बहुत ही ईजी है, और मैं जस्ट छोटा स्टेप्स बताऊंगा। उसमें बेसिकली हम कुछ एंकर लेते हैं विच ब्रिंग्स अस टू द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में, मोस्टली आपके ब्रीदिंग, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है ना। यू जस्ट हैव टू फॉलो योर ब्रेथ इन एंड आउट। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है थॉट्स, है ना, क्योंकि वी आर नॉट यूज टू सिटिंग अलोन। हम 5 मिनट भी बैठे तो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, तो थॉट्स आते हैं। और लोगों को एक्चुअली ये मिथ है, लोग सोचते हैं कि थॉट्स को हमें दबाना है, वी शुड बी विदाउट एनी थॉट्स, तभी मेडिटेशन हो सकता है, बट एक्चुअली दैट्स अ मिथ। और एक बड़ा अच्छा सेइंग है कि एक ज़ेन मास्टर का, कि लीव योर फ्रंट एंड बैक डोर ओपन, लेट थॉट्स कम इन एंड गो, डोंट सर्व देम टी। आप उसको चाय में मत बुलाओ, उसको आने दो। सो बेसिकली एक मिडवे है, आप ना तो उसको सप्रेस कर रहे हैं और ना उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप बैठे हैं, हम जैसे अपने ब्रीदिंग में आए, फिर कुछ थॉट आया, फिर वापस हम अपने ब्रीदिंग में आए, उसको दबाना भी नहीं है और ना उसको चेस करना है। सो वी जस्ट सिट, आपका थॉट्स आया गया, इट डजेंट मैटर, टाइम एंड अगेन हम प्रेजेंट में अपने ब्रेथ में आते हैं। और ये मैंने बुक में भी एक्सप्लेन किया है। एंड दूसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट माइंडफुलनेस इज कि अपार्ट फ्रॉम जो हम प्रैक्टिस करते हैं,
अच्छा ये भी नहीं कि आपको आधा आधा घंटा प्रैक्टिस करना, आई से स्टार्ट विद वेरी स्मॉल टाइम। आप 5 मिनट स्टार्ट करो, किसी के पास 5 मिनट नहीं है तो मैं बोल रहा 2 मिनट भी करो, बट यू नो जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस, बी कंसिस्टेंट। आप चाहे 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट जो भी करें। एंड द अदर थिंग इज कि आपकी डेली जो दिनचर्या है उसमें आप माइंडफुलनेस को ले आए, क्योंकि क्या होता है कि हमारा सारा अटेंशन अपर स्टोरी में, यू नो एज इफ हम अपर स्टोरी में थॉट्स में रहते हैं, बट एक्चुअली जो विजडम है, हमारा जो बॉडी है, इट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट। लेकिन हम बॉडी में कम रहते हैं, यू नो हम जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम या सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम अपने अटेंशन को अगर हम अपने बॉडी में लाए फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब जैसे हम बैठे हैं अभी, इट मे जस्ट टेक अ मिनट, जैसे मैं ओपीडी के बीच में बहुत बार करता हूँ, यू नो लाइक 40-50 पेशेंट कभी आते हैं, तो बीच में कभी जस्ट 2 मिनट के लिए, जब थोड़ा थक गया, एग्जॉस्टेड हो गया, तो दरवाज़ा थोड़ा बंद किया, बस 2 मिनट, जस्ट 1 मोमेंट, आप यू नो यू आर फीलिंग योर फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, आप अपने पीठ को यू नो सोफा में फील किए, सो यू आर जस्ट कमिंग बैक टू द प्रेजेंट। दी स्मॉल माइक्रो मेडिटेशंस वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो माइंडलेस साइकिल को ब्रेक करता है। एक और बहुत सिंपल थिंग है, एक है एक्रोनिम स्टॉप, है ना, स्टॉप, कुछ भी आप कर रहे हैं, स्टॉप यानी एस इज स्टॉप, अब जस्ट एक थम जाए, टी इज टेक 1 ब्रेथ, सिर्फ एक ब्रेथ, यू नो नाउ एक ब्रेथ लगता है कि एक ब्रेथ से क्या होगा, बट हाँ नहीं नॉर्मल ब्रेथ भी, बट इन अवेयरनेस, जस्ट आप अवेयर है कि इन एंड आउट, दैट ब्रिंग्स यू इनटू प्रेजेंस। ओ इज ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छा थोड़ा रेस्टलेसनेस है, थोड़ा नींद आ रही है, थोड़ा चिड़चिड़ापन है, कुछ भी, यू आर जस्ट पैसिवली ऑब्जर्विंग, एंड पी इज प्रोसीड, यू नो। सो क्या होता है कि ये छोटे छोटे जो पॉजेज होते हैं, यू नो स्मॉल पॉजेज इन बिटवीन आवर डेली लाइफ्स कैन जस्ट मेक अस सेंटर्ड अगेन, वापस हम इस मोमेंट में आ जाते हैं। एंड जब भी हम इस मोमेंट में आते हैं, देन वी आर अगेन प्रेजेंट, वी आर अगेन यू नो अलाइव। एक आपने माइंडफुलनेस में कुछ साउंड के बारे में भी लिखा था मेरे ख्याल से, है ना, वो क्या वो है, तो क्योंकि बहुत बार साउंड को हम लोग सोचते हैं कि वो एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, एक्चुअली ऑल आवर सेंसेस ब्रिंग अस बैक टू द प्रेजेंट। सारे जो हमारे सेंसेस है ना, सेंसेस हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, वो कभी पास्ट या फ्यूचर में नहीं। हियरिंग, सीइंग, टचिंग, ये सारे जो सेंसेस है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा टच, नाउ इफ आई एम जस्ट टचिंग, फीलिंग द, ये भी एक, जब बहुत बार एंग्जाइटी हो ना, एक ग्राउंडिंग मेथड है जहाँ आप जस्ट जो भी आपके आसपास है उसको टच करेंगे, एंड दैट ब्रिंग्स यू इनटू प्रेजेंस। साउंड, यू नो जैसे हम बैठे हैं, आप जस्ट फोकसिंग ऑन वट एवर साउंड इज देयर, उसको जज नहीं करें कि अच्छा ये यू नो लाउड है, हार्श है, ऐसे नहीं, जस्ट हम बैठे हैं एंड साउंड्स आ रहे, दैट अगेन ब्रिंग्स अस इनटू द प्रेजेंस, क्योंकि हमारे सेंसेस हमेशा हमको प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं। तो मेरा एक बहुत जो एक फेवरेट काइंड ऑफ मेडिटेशन है, जब जैसे एयरपोर्ट में बैठे हैं, यू नो जस्ट बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप जस्ट बैठे हैं, यू नो जस्ट आँख थोड़ा बंद करके, इतने साउंड्स आ रहे हैं, यू नो ट्रैवलर्स के, ये लगेज वगेज, यू नो सब कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या नहीं, जस्ट यू आर देयर एंड जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ द साउंड्स। सो आप देखेंगे कि वो जो भी चीज़ आप उस पर फोकस करेंगे, एनी ऑफ योर सेंसेस, वो अंदर आपको एक स्टिलनेस ले आएगा। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स, जो कि छोटे छोटे पॉजेस। मैं हमेशा मैं अपने कोलीग्स, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, बोलते हम तो बहुत बिजी है, मुझे नहीं दुबे मेडिटेशन मैं नहीं करूँगा, तुम कुछ ऐसा बताओ। और मैंने टेडिक्स टॉक भी जो दिया था ना, द आर्ट ऑफ डूइंग एंड बीइंग, कि यू नो हम हमेशा डूइंग मोड में रहते हैं, करना है, हसल कल्चर, भागो, ये वो करो, लेकिन अगर हम कुछ मोमेंट्स बीइंग में ले आते हैं, यू नो करना और होना, तो जब हम वापस बीइंग में आते हैं, और बीइंग के लिए यही है छोटे छोटे पॉजेस लाना अपने शेड्यूल में, यू नो, एंड दीज माइक्रो मेडिटेशंस, स्टॉप, या कहीं भी आपको यू नो जैसे सोचो ये लाइट में देख रहा हूँ, सो अगेन इट इज़ अ सेंसेस, जस्ट सीइंग इट, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ तो मैं प्रेजेंट हूँ, आई एम नॉट इन माई थॉट्स कि इसके बाद क्या है।
सो ऑल दीज थिंग्स कमिंग बैक टू आवर सेंसेस, जहाँ भी हम सेंसेस में रहेंगे, और सेंसेस हमारे आसपास हमेशा ही रहते हैं, कोई हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, सो दीज आर द वेज वी कैन ग्राउंड आवरसेल्व्स। अमेजिंग। ये जो जर्नी आपकी चल रही थी जिसमें आप इतना सब कुछ कर रहे थे, क्या आप कभी थेरेपी के लिए भी गए, काउंसलिंग मतलब साइकोथेरेपी भी आपको लगा कि भाई मुझे भी थेरेपी की ज़रूरत है? आई वोंट हैव हेजिटेटेड टू गो, मैं जाता ज़रूर अगर मुझे ज़रूरत लगती। अब क्योंकि ये सब मैं कर रहा था और कुछ समय से कर रहा था, और ये एक्चुअली डीपन हुआ जब ये सारा हुआ, तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन आई ऑलवेज टेल माई फ्रेंड्स या कोलीग्स कि थेरेपी जब भी ज़रूरत हो, यू शुड ऑलवेज गो, इट विल हेल्प यू। तो एक चीज़ मैं मैंने एक्सपीरियंस भी किया और मैं बताना चाहूँगा कि जब हम रेगुलर एक मेडिटेशन, माइंडफुलनेस जो भी प्रैक्टिस करते हैं, तो जब नॉर्मल सिचुएशन में हम कर रहे होते हैं, तो व्हेन समथिंग इंटेंस हैपन्स, जब कुछ एक काइंड ऑफ दुर्घटना या कुछ भी ऐसा होता है, तो आपका जो स्टेट ऑफ प्रेजेंस वो बहुत बार डीपन हो जाता है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी काइंड ऑफ अवेक हो। और जब ऐसा होता है, और मैंने बहुत बार महसूस किया कि सडनली अगर कुछ न्यूज़ आया, कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ हुआ समथिंग, तो आप इंटेंसली प्रेजेंट हो जाते हो। वो जो स्टेट ऑफ प्रेजेंस वो और डीपन हो जाता है, और वो आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हेल्प करता है। पर अगर इसके बावजूद भी अगर थेरेपी की ज़रूरत हो, तो डेफिनेटली वन शुड टेक। इतनी सारी आपने किताबें पढ़ी हैं जिनका आपने कुछ थोड़ा थोड़ा लिखा है, बट किस किताब ने, अगर मैं पूछूं कि आपकी सबसे ज़्यादा मदद की उस जर्नी में जब आप इससे निकलना चाहते थे? तो ये दो है बहुत क्लियरली। एक तो पावर ऑफ नाउ, एकहर्ट टोल का, क्योंकि हमेशा जब मैं उस 3 वीक और उसके बाद काफ़ी महीनों तक जब भी मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल और परेशान था, तो मैं हमेशा एक पेज निकालता था, तो उसमें हमेशा कहीं ना कहीं वो गाइड करेगा, व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, अभी आप क्या कर सकते हो, अभी इस वक्त आपके लिए क्या करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि फिर हम वो कैटास्ट्रोफाइजिंग में लग जाते हैं, वरीज में, अरे ऐसे होगा तो क्या होगा, आगे क्या होगा। वो हमेशा ही विल ब्रिंग यू बैक टू दिस मोमेंट, एंड ऑल्सो ही विल आस्क यू, एक सजेशन उसका रहता है कि ट्रीट दिस मोमेंट एज इफ यू हैड चोजन इट। यानी इस मोमेंट जितना भी खराब हो, अगर शायद ऐसा उसको एक्सपीरियंस करो जैसे आपने ही चूज किया है, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप पावर अपने हाथ में रखो, अपने हाथ में। आपने ही चूज किया, जो भी मेरे साथ हो रहा है, आई हैव चोजन इट। और एक जो पेमा चौधरी की व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, जब चीज़ें टूटते हैं, तो वो, और उसमें एक लाइन जो कि मैंने बुक में भी मेंशन किया है, दैट आई फेल डीपली, उसमें था कि until you expose yourself over and over to destruction, you will not be able to find that which is indestructible in you. मतलब आप जब तक अपने आप को एक तरह से विनाश और डिस्ट्रक्शन को एक्सपोज नहीं करोगे, चाहे मेंटल डिस्ट्रक्शन, ओनली व्हेन यू एक्सपोज योरसेल्फ देन यू रियलाइज यू विल फाइंड व्हाट इज इनडिस्ट्रक्टिबल इन यू। और उसके हर एक चैप्टर में बहुत बहुत सारे, और मैं अपने रीडर्स को यही करूँगा कि अगर इफ एनीवन इज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस, या उसको लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा लाइफ टूट इट हैज़ फॉलन अपार्ट, दैट इज़ वन वेरी वंडरफुल बुक। कभी वो फियर तो नहीं कहूँगी, अब जैसे कोई सिमिलर केस, जैसे जो वो पेशेंट थी जिनकी डेथ हुई, कोई वैसा सिमिलर केस आए, या कभी वही डर कि मेरे साथ फिर कभी कुछ ना हो जाए, तो डू यू स्टिल लिव इन दैट फियर या इनसिक्योरिटी? बिल्कुल, वो आई वुड से उसके कुछ महीनों या सालों तक तो वो हमेशा एक एक ट्रॉमा था, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक जो एक ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए या समथिंग है। और हमेशा देन अगेन ईच टाइम आई वुड फॉल बैक टू दैट सेम थिंग कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ इस पेशेंट के लिए। तो जब भी वो फियर आता था कि जब कि ऐसा कुछ ना हो जाए, तो आई रियलाइज्ड कि आई एम गोइंग इनटू द फ्यूचर अगेन या पास्ट, एंड आई वुड ब्रिंग माई सेल्फ टू द प्रेजेंट कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आगे क्या होगा पता नहीं, लेट मी डू द बेस्ट आई कैन फॉर दिस पेशेंट एंड टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। तो ये फियर ज़रूर होता है, था अभी भी, आई वुड से, एंड ऑल द टाइम मैं अपने आप को, और वही प्रैक्टिस है कि आप इस समय क्या कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, एंड स्टॉप
going into the past and future. एक डॉक्टर साहब, जब हम लोग कभी खबरें देखते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया, स्टूडेंट्स का तो मतलब इतना फ्रीक्वेंट हो गया है कि या तो रिजल्ट आने से पहले ही कर लिए इस डर में कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट ख़राब हो गया तो, किसी एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हुए तो, पेरेंट्स से या टीचर्स से या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, और अभी जैसे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सिर्फ इस पर सुसाइड कर लिया कि फॉलोअर्स की संख्या, तो मुझे लगता है फॉलोअर्स की संख्या कम होना इतना रीज़न नहीं है जितना वो ऑलरेडी सैड रही होगी। बिल्कुल। और जब ऐसे कोई सुसाइड की मैं खबर पढ़ती हूँ या सुनती हूँ ना, मेरा एक ही मन में ख्याल आता है, क्या इस व्यक्ति के जीवन में कोई हैप्पीनेस नहीं थी, कोई सुख नहीं था ऐसा जो उसको जिंदा रखने की ताकत दे पाता? तो सुख होता नहीं है या हम उस सुख को देख नहीं पाते? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक मैंने चैप्टर हैप्पीनेस पे ही लिखा है, हैप्पीनेस इज़ द वे, या हैप्पीनेस ही रहा है, खुशी ही रहा है। और उसमें मैंने स्टार्ट किया था एक अभिनव बिंद्रा की, जो अपने ओलंपिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो he won the Olympic gold medal, he was the first Olympic gold medalist in India, और बहुत ज़्यादा वाहवाही हुई, बहुत प्रेज हुआ, और ऑब्वियसली हम लोग सब सोच रहे थे कि ही वॉज ओवर द मून और यूफोरिक, और बहुत खुश भी था, उसको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले, सब कुछ हुआ। बाद में मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में, ही सेड कि कुछ महीने उसके बाद या कुछ सालों बाद ही वेंट इनटू डीप डिप्रेशन आफ्टर विनिंग द गोल्ड, क्योंकि वो बताया कि बचपन से उसका जो एक सपना था वाज टू विन दैट गोल्ड मेडल, एंड जब बचपन से वो अब इसी के लिए ये था, ड्रीम करता था, एंड इवेंचुअली जब उसको ड्रीम हासिल जब हो गया तो ही फेल्ट वेरी एम्प्टी, उसको लगा कि अब क्या बचा है, अब कुछ है ही नहीं। देन ही वेंट इनटू थेरेपी एंड ऑल, और आजकल अब वो ट्रेन करते। तो ही सेड कि वी शुड रियलाइज दैट हैप्पीनेस, वी शुड मेक हैप्पीनेस एज आवर गोल्ड मेडल। प्रॉब्लम क्या है ऋचा, कि हम हैप्पीनेस को एक डिस्टेंट डेस्टिनेशन मानते हैं कि ये होगा, जैसे आपने कहा कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे तब मैं खुश होंगी, या मुझे इतना पैसा मिलेगा जब खुश होंगी। सो व्हेन वी मे अचीव दैट, बट इट इज़ फ्रॉम दैट फीलिंग ऑफ लैक, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम वो अचीव करेंगे तब खुश होंगे, पर एक्चुअली हैप्पीनेस इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। एक लाइन मैंने प्रीफेस में लिखा है, विच आई रियलाइज थ्रू माई एक्सपीरियंस ओनली, दिस मोमेंट इज इनफ एंड सो आर यू। लेकिन वो यू, इट इज़ नॉट जस्ट दैट यू जो कि अपना एक पर्सन है और सिचुएशंस है, वो उससे एक डीपर है, that is our real essence, and we can all realize it when we are deeply present, when we are still. So what I realized, और ये मतलब मेरा क्या realization है, ये तो सारे टीचर्स यही बताते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे सकता है, बिकॉज उसका नेचर है बदलना, वो बदलेगा ही। आज आपको अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिले तो कल को 10 मिलियंस की डिमांड आएगी, दैट इज़ नॉट द थिंग। एंड वो जो जब हम, लेकिन लोग बोलेंगे कि हाँ मुझे जब मिल जाता है, सोचो मुझे 1 करोड़ रुपया मिला तो मैं तो खुश हो जाता हूँ, दैट इज़ एक्चुअली, और रूपर्ट स्पायरर ने बड़ा अच्छा बुक में लिखा है, यू आर द हैप्पीनेस यू सीक। क्या होता है कि जो हमारा रेस्टलेस माइंड है, जब कुछ अचीव कर लेता है, लाइक दैट 1 करोड़ और 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स और वट एवर, वो कुछ समय के लिए स्टिल हो जाता है, शांत हो जाता है। तो हमारा जो इनर प्रेजेंस है, दैट एक्चुअली शाइन्स एज हैप्पीनेस। सो जो हमें हैप्पीनेस मुझे लगता है वो 1 करोड़ या 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स से मिल रहे हैं, एक्चुअली इट इज़ जस्ट द इनर, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर बीइंग। एक्सटर्नल सिचुएशन अच्छा है, आप वी शुड हैव आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स, बट अगर वो लैक वाली सिचुएशन से आएगा तो जब आपको कुछ मिलेगा भी तो भी दे विल बी दैट फीलिंग ऑफ लैक, इट विल नेवर कॉज इट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोग नहीं रियलाइज करते हैं। सो व्हेन वी आर फीलिंग फुल एंड होल, उसके बाद आप कुछ भी आप डिजायर करो और ये करो, बट इफ इट कम्स फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ लैक, इट विल ऑलवेज, एंड दैट इज, हम इतने ही सारे स्पोर्ट्समैन, एक्टर्स, म्यूजिशियन सबको देखते हैं कि सब कुछ तो हासिल कर दिया, फिर क्यों उसने सुसाइड किया, फिर वो क्यों थेरेपी में जा रहा है, फिर वो क्यों डिप्रेस्ड है, बिकॉज इट इज स्टिल कमिंग फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ लैक। सो वी आर द हैप्पीनेस वी सीक
पर इट इज नॉट जस्ट दिस वी जो ईगो वाला वी है, इट इज समथिंग डीपर एंड वी कैन ऑल गेन एक्सेस टू इट। आपने से 2 बुक्स बताई कि आप रेकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए, आपको सबसे ज़्यादा फायदेमंद लगी। किससे मुलाकात आपको सबसे अच्छी लगी कि आपको लगा कि ये तो एकदम लाइफ चेंजिंग मीटिंग थी मेरी? तो एक है मूजी, है ना, वो हमारे जो एक नॉन ड्यूअलिटी टीचर है, वो बेस्ड हैं पोर्चुगल में, लेकिन वो बीच में कोविड के पहले यहाँ आते थे ऋषिकेश में। अच्छा, है ना, एवरी ईयर। मूजी उनका नाम है। अच्छा, उनका सारा टीचिंग, जो उनके गुरु है वो उनका सारा टीचिंग अद्वैत से है, अद्वैता वेदांता से। और एक अनंत जी हैं, वो बेंगलोर में रहते हैं। अच्छा। है ना, वो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, लेकिन वो मूजी के डिसाइपल हैं, बहुत अच्छा पॉइंटिंग देते हैं। तो बहुत ने कहा कि ये सब तो अपने जो कोर हिंदू अद्वैता फिलॉसफी बता रहे हैं और वेस्ट में जाके बता रहे हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल वही बता रहे हैं, लेकिन एक फ़र्क खाली ये है कि वो बहुत ही एक काइंड ऑफ इजी वे में बताते हैं, जो कि समझने में काफ़ी इजी रहता है। एक्चुअली जैसे होता है ना कि हर जनरेशन में कुछ अपग्रेड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। हमारे फ़ोन्स अपग्रेड होते हैं, कंप्यूटर से लैपटॉप आया, अब ये एआई का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है। तो उसी तरह उनका एवरीथिंग इज़ टेकन फ्रॉम द हिंदू फिलॉसफी, लेकिन उसको वो इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं कि लगता है अच्छा ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो आई कैन ऑल्सो प्रैक्टिस। और कभी कभी जब हम अपने कोर हिंदू स्क्रिप्चर्स में जाते हैं तो लगता है कि ओ हमें तो बहुत ज़्यादा तपस्या करना है, या सब काम छोड़ के इन लोगों ने उसी में से कुछ बूंदे निकाले हैं और उसको बहुत इजी वे में। मैं क्योंकि आपसे पूछना चाहती थी कि इतनी दुनिया भर की किताबें पढ़ो, उसमें से कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारे यहाँ कहा जा चुका है, बस ये कि हमने उसको वैल्यू नहीं किया, उसको वैल्यू नहीं दिया, या बहुत बार यही है वो एक इमीडिएटली एक पर्दा एक आ जाता है कि ओ ये तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए तो हमें घर बार छोड़ना होगा, एंड वो सारा ये वी हैव टू लीव एवरीथिंग, और तभी ये हो पाएगा। और मुझे याद है जब मैं इस जर्नी से गुजर रहा था तो मेरी वाइफ बहुत परेशान थी, वो, क्योंकि वो सोची ये हो क्या गया, ये इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। एक बार मैं यूके चला गया बिकॉज वहाँ पे एक टीचर है अद्या शांति, वो भी एक टीचर है। अद्या शांति का मैं बहुत फॉलो कर रहा था, तो मुझे पता चला कि वो इंग्लैंड एक वो रिट्रीट के लिए आ रहे हैं, तो मैं वहाँ चला गया। तो वो सोची कि ये तो छोड़ छाड़ के जाने वाला है, घबरा भी गई थी, बट वो बहुत सपोर्ट की, मुझे पूरे तरह से सपोर्ट की। बाद में वो बोली कि मुझे तो लगा कि बीच में छोड़ दोगे। मैंने और मैं उसको बाद में ये बताया कि मुझे भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, बट लेटर आई रियलाइज एंड नाउ आई लाइक टू टेल पीपल कि हमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू लीव एनीथिंग। आप जो भी प्रोफेशन में हो, काम में हो, आप होम मेकर हो, बिजी प्रोफेशनल हो, वी कैन मर्ज दैट डूइंग एंड बी। हम अपने नॉर्मल लाइफ में इसको कर सकते हैं, एंड एक तरह से यही मेरा मैसेज भी है कि अब जैसे कुछ लोगों, मेरे कोलीग्स या ये पेशेंट्स भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो बहुत बिजी हैं, आप तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ये सब लिख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कहाँ से आपको टाइम मिलता है? ऐसे कि टाइम तो मिल जाता है। अब जैसे मुझे पहले मेडिटेशन में जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया तो हाफ एन आवर से स्टार्ट किया, बट मुझे बहुत मज़ा आने लगा। आई वॉज ग्रीडी फॉर मोर टाइम। तो मुझे लगा एक ही तरीका है कि मैं उठता था 6:30-7 बजे, मैं सोचा आधा घंटा पहले उठूँ, तो हाफ एन आवर पहले उठने लगा। देन और मुझे लगा कि और किससे टाइम मिलेगा, तो सो आजकल मैं 5 बजे उठता हूँ। एंड पैराडॉक्सिकली रिचा, मेरा जो स्लीपिंग टाइम कम हो गया, मतलब 1-1.5 घंटा पहले से कम हो गया, लेकिन जो अलर्टनेस है बढ़ गई, वो बढ़ गई। तो अब आपका मेडिटेशन का टाइम कितना, 1 घंटा? जैसे सुबह मैं लगभग 1.5 घंटा करता हूँ। तो उसमें क्या, उसमें आप बैठ के? हाँ, तो बैठ के जस्ट अपने जैसे शुरू में तो थोड़ा सा ब्रेथ पे फोकस करता हूँ, एंड देन बाद में जो एक काइंड ऑफ है, एक ओपन मेडिटेशन काइंड ऑफ, जहाँ के आप जस्ट ऐसे ही बैठे, यू आर जस्ट सिटिंग। बट हाँ, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि फिर आप जैसे ऐसे बैठेंगे तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे। और ये दोबारा नींद भी आ सकती है, नींद भी आ सकती है। तो यू आर जस्ट सिटिंग एंड अलाउइंग व्हाटएवर थॉट्स, इमोशंस टू कम एंड गो। फिर क्या होता है, एक स्टिलनेस आता है एंड एक अलर्ट अवेयरनेस रहता है। सो आई एम जस्ट सिटिंग, जिसको बोलते हैं, यू कैन से अबाइडिंग इन बीइंग।
यू नो आप अपने बीइंगनेस में जस्ट उसमें अवॉइड कर रहे हो। तो वो करता हूँ। कभी कभी अगर मुझे लंच में टाइम मिलता है, मैं घर आ जाता हूँ अगर 1 घंटा, तो आधा घंटा उसमें करता हूँ, एंड शाम को आधा 1 घंटा। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जैसे अरे ज़्यादा मेडिटेशन मत करो, ये सब मत करो, नहीं तो एकदम डिटैच हो जाओगे इस दुनिया से। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ से बचते हैं, है ना? ये भी होता है। जैसे मैं ओशो की फॉलोअर हूँ, तो कई लोग बोलते हैं अरे ज़्यादा मत करना, चाहे मजाक नहीं कर। बिल्कुल। और बहुत ऑनेस्टली बोलूँ डॉक्टर साहब, तो एक तरह का डिटैचमेंट होता भी है, लेकिन वो डिटैचमेंट ज़्यादातर मटेरियल चीज़ों से होता है, या पार्टीज या सोशलाइज करने का डिज़ायर। उससे मुझे लगा कि हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ों से डिटैच हुई हूँ, बट इंसानों से नहीं, रिश्तों से नहीं। बिल्कुल। But और कुछ तो डिटैचमेंट होता है। हाँ, तो ये जो है ना एक पैराडॉक्स है। आप डिटैच होते हो मतलब कि एक यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, मतलब जैसे आपके थॉट्स आ रहे, इमोशंस आ रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ विटनेस जिसको बोलते हैं, है ना, आप विटनेस है, सो यू आर अवेयर, सो यू आर नॉट टोटली, जैसे यू आर नॉट दैट इमोशन, आप उस इमोशन से थोड़ा एक गैप में हो, आप यू आर अवेयर ऑफ इट। एंड पैराडॉक्सिकली मैंने देखा कि द मोर आई went into meditation and all, the more deeply I started enjoying life and people. जैसे पहले अगेन वही था ना कि आप अपने सीमित फ्रेंड्स, रिलेटिव सबसे, अब जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर से भी मिलता हूँ, या यू नो अपने जो गार्ड्स है, यू आर वेरी क्यूरियस कि क्या उसके लाइफ में है, यू नो क्या उसके होप्स है। सो आप लोगों के साथ एक्चुअली यू बिकम अटैच्ड इन अ डिफरेंट वे, है ना, यू आर मोर क्यूरियस, यू वांट टू नो, यू आर मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स देम। सो उस वे में आई थिंक यू एंजॉय लाइफ मोर, वो और ज़्यादा जूसी बन जाता है। तो ये आपको लगता है मेडिटेशन का असर है आपके ऊपर? ये मुझे ये लगा कि इट इज़ अबाउट मेडिटेशन एंड नोइंग दैट देयर इज समथिंग विच इज़ डीपर इन यू, एंड नोइंग दैट वो भी, ये भी, हम सब में एक वो बीइंगनेस बहुत कॉमन है। तो दैट मेक्स यू, यू नो, फील सो कनेक्टेड विद देम। नेगेटिविटी, या कई बार सिर्फ नेगेटिविटी ऐसे नहीं होती है, थके हैं डॉक्टर्स के साथ, तो ऐसी ओपीडी में बहुत भीड़ है तो चिड़चिड़े, कई बार हम लोग देते हैं डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर चिड़चिड़ा हो रहा है, वो सारे, वो पहले तो आप में रहे होंगे वो ट्रेट्स? नहीं, वो नहीं, वो खत्म नहीं हुए, लेकिन बहुत कम हो गए, है ना। और पहले तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा रश रहता था तो था, तो अब जब होता भी है ना तो उसमें भी थोड़ा सेल्फ कंपैशन आ जाता है, यू नो। सपोज कि अब मैं, यू नो, बहुत बिजी हूँ, एक पेशेंट, कभी कभी होते हैं ना पेशेंट्स के अटेंड, बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, क्यों ठीक नहीं हो रहा है, यू नो समथिंग, तो अब थोड़ा कभी कभी इरिटेट हो भी जाते हो। देन अब मैं अपने आप बोलते चलो इट्स ओके, यू आर, एक तो रियलाइज करना कि यू आर गेटिंग इरिटेटेड। तो अब क्या होता है ना कि पहले होता है कि आप पहले इरिटेट हो गए, तब आप रियलाइज करते हैं कि आप इरिटेट हो गए। अब क्या होता है कि पहले से आपको लग रहा है थोड़ा इरिटेशन, तो आप यू नो कि अब होने वाला है, तो वो ट्राई टू उस कन्वर्सेशन को ही शॉर्ट कर दे ना। और ये पर वो तब होता है जब ज़्यादा रश होता है, जब ज़्यादा ये होता है, बट अदरवाइज हाँ पहले से काफ़ी कम। हमारे रिएक्शंस के लिए ना, मुझे मैं ओशो की फॉलोअर हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी एक बात लगी। बोले लोग ये कहते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैं चिल्लाया, ये चिल्लाई। बोले तुम ये भूल जाते हो कि अगर वो सामने वाला वो नहीं भी करता तो भी तुम्हें किसी और पर गुस्सा आता, तुम किसी और पर चिल्लाते, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट द अदर पर्सन। तुम्हारे अंदर वो गुस्सा है, तुम्हें चिल्लाना तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, तो तुम कर रहे हो, इस पे नहीं करोगे तो दूसरे पे करोगे, उस पे नहीं करोगे तो किसी और पे करोगे। इतना अच्छा रिमाइंडर है, बहुत अच्छा। और एक और बहुत अच्छा सेइंग है विक्टर फ्रैंकलिन का, यू नो, व्हिच इज द एसेंस ऑफ दिस थिंग, बिटवीन एनी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस is the power to choose our response, and in that response lies our freedom and growth. तो क्या होता है कि वही है, किसी ने बोला, अब तुरंत मोस्टली हम लोग रिएक्ट करते हैं, अरे यार ये क्यों ऐसे बोल रहे हो, ये कर रहे हो, जैसे ये कहा ना कि वो तो आपके अंदर गुस्सा था। बट जहाँ हम थोड़ा सा प्रेजेंट में रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं, तो स्पेस मिलता है, एंड देन यू कैन चूज टू रिस्पॉन्ड। सपोज कि हम एक एग्जांपल देते हैं, यू नो, अपने पार्टनर्स या स्पाउस में, हस्बैंड वाइफ में कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोला, सपोज मेरे वाइफ ने कुछ बोला कि अरे तुम तो टाइम नहीं देते हो, ये है। अब हो सकता है कि उस समय मैं तुरंत अगर रिएक्ट कर जाऊँ, मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा भी तो ऐसा ऐसा है, यू नो समथिंग, या अगर वो स्पेस है, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, इसको बोलते हैं द गोल्डन सेकेंड,
है ना? तो अगर उस स्पेस में हम सोचे कि नाउ शी इज अ बिट इरिटेबल, अभी छोड़ देते हैं, मैं भी बोलता अच्छा ठीक है, और शाम को मैं वही टॉपिक हो जाए, देखो उस समय तुमने जो कहा थोड़ा रीजनेबल था, हो सकता है बाय दैट टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी बोलेगी कि हाँ नहीं एक्चुअली उस समय मुझे कोई और बात से गुस्सा आ रहा था, तो चलो सॉरी उस बात को ख़त्म करो। पर अगर मैं रिएक्ट उस समय करता, फिर एक और रिएक्शन आता, एंड यही होता है ना, बिटवीन पीपल, बिटवीन कोलीग्स, बिटवीन यू नो ये किसी ने, सो वो स्पेस जो है, मैं स्पेस को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो जो ये प्रोसेस ऑफ माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में है, देयर इज एक्चुअली एन इंक्रीज ऑफ स्पेस। आपके अंदर वो स्पेस आता है, आपके रिस्पॉन्सेज में स्पेस आता है, रिएक्शन में स्पेस आता है। सो यू नो दैट इज द मोस्ट वैल्यूबल गिफ्ट जो मैं बताना चाहूँगा। चलिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी को भी किताब प्रिस्क्रिप्शन फॉर रेजिलियंसी क्यों पढ़नी चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा कि इसको पढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट जो आप दे सकते हो इज टू से येस टू एवरी मोमेंट। हर मोमेंट को हाँ बोलना। अच्छा, हाँ का मतलब ये नहीं कि वी अग्री टू एवरीथिंग। हाँ का मतलब ये नहीं कि हम अब्यूज को टॉलरेट करें। इट इज़ नॉट दैट। इट इज़ दैट मोमेंट को इंटरनली आप एक्सेप्ट करें। अगर कुछ चीज़ें खराब भी हो रहे हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट भी हो रहे हैं, सो यू अलाउ इट, एक्सेप्ट इट, डोंट रेजिस्ट इट एंड बी प्रेजेंट। और उस मोमेंट में जो भी आपसे बन पाए, वट एवर यू कैन डू, यू डू। सो आई वुड से अगर एक मैसेज मैं देना चाहूँगा यही कि यू नो जस्ट एक्सेप्ट दिस मोमेंट कंप्लीटली, अनकंडीशनली, विदाउट जजमेंट, बट यू नो जो भी करना है वो भी करें। एंड दूसरा, अगर इस बुक से अगर लोग ये एक एसेंस निकाल सके कि वी आर कंप्लीट एंड वी आर होल। हमें लगता है कि समथिंग इज लैकिंग, कुछ कमी है। हमेशा यू नो जब मैं लोगों से बात करता हूँ, चाहे वो जितने भी पावरफुल हो, रिच हो, सब कहीं ना कहीं लगता है कुछ कमी है, समथिंग इज लैकिंग, समथिंग। दैट इज बिकॉज यू नो we have not realized our that total presence and beingness. हम अभी इस वक्त, नॉट 1 घंटे बाद, नॉट 10 लाख रुपीस बाद, इस वक्त जैसे भी हम सारे जो साजन है, वी आर कंप्लीट राइट नाउ, वी आर कंप्लीट एंड होल, नथिंग इज लैकिंग एंड वी जस्ट हैव टू बी थोड़ा सा स्टिल, थोड़ा सा प्रेजेंट, थोड़ा में भी माइंडफुलनेस एंड ये यूज़ करके एंड वी कैन रियलाइज। चलिए, और आप लोगों को अगर ये समझना है कि सब कैसे करना है तो आप ये किताब ले सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा आपके स्पेशलाइजेशन की तरफ आ जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने हम लोग मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं, और आजकल ऐसे बहुत वीडियोस हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि सब कुछ हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। तो गट हेल्थ पर अचानक आप देख रहे हैं, पिछले 2-4 साल से मैं देख रही हूँ बहुत बात होने लगी, पहले इतनी नहीं होती थी। और उन वीडियोस को या उस कंटेंट को देखकर ऐसा लगता है कि एवरीथिंग एक्चुअली, हमारा सोर्स जो है ऑफ हैप्पीनेस और पीस व्हाटएवर इज इन आवर गट। तो थोड़ा उस पर बताइए उसके बारे में। बिल्कुल, ये बहुत सही आपने कहा कि एक्चुअली लास्ट 5-6 ईयर्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है ब्रेन गट एक्सेस पे। जो हमारा ब्रेन और गट एक्सेस है उस पे, मतलब पहले से भी हम लोग जब इवन मेडिकल स्कूल में थे तब भी से हो रहा था, बट लास्ट 5-6 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च हुआ है। और नाउ द गट हैज़ बीन कॉल्ड, लेबल्ड एज द सेकंड ब्रेन ना। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो गट में, जैसे हमारा ब्रेन का तो एक नर्वस सिस्टम है ही, वो तो हम लोग सब जानते हैं, पर गट का एक एंटरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं ना, जहाँ पे मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, मैसेंजर्स है, जो कॉन्स्टेंटली हमारे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा। सो इसको ब्रेन गट एक्सेस बोलते हैं। और ये तो हम लोग एज अ बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम लोग सब देखते रहते हैं, जो बहुत सारी जो पेट की जो प्रॉब्लम्स है, IBS है, डिस्पेप्सिया है, गैस्ट्राइटिस है, अनएक्सप्लेन्ड पेन होना, वॉमिटिंग होना, उसका जब हम लोग सब टेस्ट कर लेते हैं, अपने अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, सब कुछ किया, CT स्कैन, सब नॉर्मल है, फिर बहुत बार हम एंटी एंग्जाइटी या एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, तब जाके ठीक होते हैं, क्योंकि आवर ब्रेन इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड टू द गट।
और वो जो हम बोलते हैं गट फीलिंग भी जो है इंट्यूशन का तो gut कहीं ना feeling कहीं actually, है ना, तो वो है। सो ये अब रिसर्च से ये जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम के बारे में और जो हमारे गट में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं जिसको हम ये बोलते हैं प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, है ना। तो ये प्रोबायोटिक्स एक्चुअली इन जो गट बैक्टीरिया को, क्योंकि गट बैक्टीरिया फ्रेंडली भी है और कुछ हार्मफुल भी है, तो जो फ्रेंडली बैक्टीरिया को हम और ज़्यादा उसको रिच करने के लिए प्रोबायोटिक्स वगैरह सप्लीमेंट्स भी देते हैं, सो दैट ये सारे जो ट्रांसमिटर्स होते हैं जो ब्रेन और गट का जो एक्सेस है उसको हेल्दी रखते हैं। और अभी रिसेंटली जस्ट कुछ महीने पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कि कुछ पेशेंट्स ऑफ जिनको एच पाइलोराई बैक्टीरिया था, है ना, जो गट जो यूजुअली वो अल्सर और ये सब के लिए भी वो इंक्रिमिनेटेड है, उनको फॉलोअप किया गया था काफ़ी सालों तक, और उसमें से कुछ परसेंटेज पाया गया था कि उनको बाद में जाके पार्किंसोनिज्म डेवलप हुआ, जो कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव एक डिसीज़ है। सो इसमें अब ये इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया कि अपने गट को कितना हम अच्छा से हेल्दी रख सके, बिकॉज ये तो हम लोग को पता है कि अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो हमारे पेट को अफेक्ट करता ही है, बट इवन एन अनहेल्दी गट कैन कन्वर्सली अफेक्ट द हमारा जो माइंड। सो ये इंटरेक्शन बहुत ये हो गया, और अब ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च यही कर रहे हैं कि कैसे हम और जो प्रोबायोटिक्स है या गट फ्रेंडली जो भी हम मेडिकेशंस या सप्लीमेंट्स दे सके, जिससे कि हमारा बोथ द माइंड एंड द गट इज इन हार्मनी। तो अगर कुछ बेसिक आप कहें कि ये मस्ट डूज या डोंट्स फॉर अ हेल्दी गट एंड जिसकी वजह से एक अच्छा हेल्दी मेंटल स्टेट या इमोशनल वेलनेस रहे, तो क्या कहेंगे आप? तो आई वुड से एक तो देयर शुड बी इनफ फाइबर इन द डाइट। जो प्रोसेस्ड फूड है वो कम रहे, ये तो जो हम बाजार से सारी चीजें जो हम ये लेते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ वो कम रहे। लेकिन अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो ये सब अपने इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं एंड अ लॉट ऑफ प्रोबायोटिक्स ऑल्सो, जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ये हम रखें। दूसरा कि ऑफ कोर्स जो कॉमन अपना नॉलेज है, टी कॉफ़ी इन मॉडरेशन एंड ऑब्वियसली अल्कोहल वगैरह ये सब रखें। तो बट और थर्ड फोर्थ थिंग इज़ कि अपने माइंड को भी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या नहीं खाया, एंड वो पूरा लिस्ट बनाते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और अल्टीमेटली सेम ही सिचुएशन रहता है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, ये तो आप कुछ स्टेप्स ले क्या नहीं खाना है, पर अब ये भी पूछो क्या सोचना नहीं है। तो क्योंकि वो ओवर थिंकिंग और दैट स्ट्रेस का एक्चुअली हम लोग, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि कितना इम्पैक्ट अपने गट पे होता है। एक्चुअली होता तो सारे सिस्टम पे है, लेकिन गट में सबसे ज़्यादा। और ये इतने हर दिन हमें एटलीस्ट 5-6 पेशेंट से सुनने को मिलता है जब उनके पेन सिवियर पेन लेके आते हैं और सारे टेस्ट नॉर्मल है ना, कुछ नहीं निकलता है, उनको बोलते रहते हैं कि थोड़ा सोचना कम, तो हमेशा वही, चाहे उनके पेरेंट्स या स्पाउस, डॉक्टर साहब सोचने का पेट का दर्द से क्या है कनेक्शन, हो तो रहा है यहाँ में। तो फिर उनको यही एक्सप्लेन करते हैं कि हो तो यहीं पे रहा है, नो, बट जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो ब्रेन से चल के आ रहा है, वो वहाँ से कनेक्शन है। बहुत बार वी हैव एग्ज़ाम के पहले बहुत सारे यंग मेल्स और फीमेल्स आएंगे, वॉमिटिंग हो रहे हैं, पेरेंट्स बहुत एसिडिटी और वॉमिटिंग, कुछ नहीं खा रहे हैं। पहले तो मैं बोलता हूँ कि चलो देखना, आप एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होगा फिर ठीक हो जाएगा। नहीं अच्छा, क्योंकि पेरेंट्स भी ऑब्वियसली थोड़ा वरीड है, और आजकल पेरेंट्स और भी ज़्यादा अवेयर है, गूगल करके और ये सब करके आते हैं, तो उनका सारा टेस्ट करते हैं, एंडोस्कोपी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जब सब नॉर्मल है फिर उनको बताते हैं, कभी कभी इवन एट यंग एज थोड़ा बहुत एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन देते हैं, देन दे इम्प्रूव। सो ये गट और माइंड का ये। चलते चलते हमारे सारे व्यूअर्स को डॉक्टर दुबे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो थैंक यू सो मच रिचा और आपकी टीम हमें इनवाइट करने के लिए। एंड आपने जब फेसबुक लाइव में जब ये किया था तो आपने बोला था इसका हिंदी बुक भी निकालना, तो मैंने ये भी निकाला। सो प्लीज़ आप लोग पढ़िएगा। एंड मेरा एक ही मैसेज है जो मैंने लास्ट में बताया, जस्ट बी प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंस एक गिफ्ट है।
जो आप अपने आप को दे सकते हो एंड थ्रू यू आपके पूरे फैमिली को. सो जस्ट बी प्रेजेंट एंड रियलाइज दैट यू आर कंप्लीट एंड होल राइट नाउ, नॉट आफ्टर सम टाइम, इसी मोमेंट. थैंक यू सो मच. ओशो को भी पढ़ा आपने? बहुत हाँ, बहुत. ओशो से क्या सीखा? हाँ नहीं, ये सेम एक्चुअली, ये जो ओशो का भी जो मैसेज है, इट इज अबाउट उस चीज, उस डायमेंशन को एक्सेस करना जो हमारे थॉट से डीपर है, जो हमारे इमोशन से डीपर है. दैट अवेयरनेस, ही टॉक्स अ लॉट अबाउट अवेयरनेस. होश में जियो, होश में जियो. होश में जियो, अलर्ट होके, अवेयर होके एंड रियलाइज अगेन. उसका मतलब एकर्ट का बोलने का अलग वे है और इनका अलग है, बट बोथ आर पॉइंटिंग टू दैट ओनली, वो बीइंगनेस. तो ओशो को मैं बहुत फॉलो किया हूँ. चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर दुबे, आप यहाँ आए, हमसे बातें की. कुछ गिफ्ट्स हैं आपके लिए हमारी तरफ से. ओह गॉड, थैंक यू सो मच. ये आपने ग्रैटिट्यूड की Oh, wow. बात की, अरे और वाह, हमने ना ये ये ग्रैटिट्यूड डायरी डिजाइन करवाई है. आई अरे थैंक यू वाह जिंदगी बिकॉज़ वाह, क्या बात है. ये तो ये आप बहुत बहुत journaling बहुत के लिए- वैल्यूएबल, बहुत ही वैल्यूएबल है. ये छिंदवाड़ा में आशा नाम से आदिवासी महिलाएं काम करती हैं, हैंड ब्लॉक प्रिंट्स अच्छा, का. अरे वाह. तो ये आपके लिए स्टॉल है एक. ओह वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल. ये हमारी टी शर्ट आपके लिए. थैंक यू Thank you. सो मच, थैंक यू सो मच. थैंक यू. और ये तो मेरा बहुत ही प्रेशियस एक गिफ्ट रहेगा जिंदगी में रिचा आपके साथ. प्लीज कंटिन्यू डूइंग योर इंस्पायरिंग वर्क Thank एंड you so much. आई होप यू डू वंडर्स.